Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about Indian foreign policy. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture and in terms of international relation also. So let's get started with our topic. देखो इसको शुरू करने से पहले इंडियन के फॉरेन पॉलिसी को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं फॉरेन पॉलिसी होता क्या है। देखो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को समझने से पहले उस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो समझना पड़ता है, बिकॉज ये जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज विच आर एम टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट में क्या आता है, इंडिया जो अपनी टेरिटरी इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करने चाहती है और इंडिया का ये सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की क्या है, एक फॉरेन पॉलिसी ही तो हुई। अगर हम देखें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक डायनामिक रिफ्लेक्शन है किसका, उसके कल्चर का, ठीक है, उसके हेरिटेज का, एंशिएंट सिविलाइजेशन का, उसकी एस्पिरेशन जो कि कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी में। देखो ये फॉरेन पॉलिसी ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने जैसे 2 मिनट में जैसे मैगी तैयार हो जाती है वैसे बनती, ये काफी सालों से लीडर्स के द्वारा मेहनत करे जाने पे जो आउटकम निकल के आता है उससे फॉरेन पॉलिसी देखने को मिलती है, राइट। अगर हम इसकी बात करें इंडिपेंडेंस से, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने शेप लिया था बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, राइट, मतलब किसी के साथ अलाइन ना होके चलना, और जिनका एम था खुद को सॉवरन प्रूफ करना और एंटेंगलमेंट को अवॉइड करना पावर ब्लॉक्स के साथ कोल्ड वॉर के टाइम पे। जैसे ही ग्लोबल डायनामिक्स इवॉल्व हुई ना, इंडिया की अप्रोच भी ट्रांजिशन हो गई। कैसे, पहले नॉन अलाइन था इंडिया, फिर इंडिया एंगेज हुआ, प्रोएक्टिव स्टांस आ गया इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन में, राइट। कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने रिफ्लेक्ट किया अपना एक्टिव नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं। देखो 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस में कंट्री ने ग्रेटर सेंस ऑफ कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म लेके आई है। इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, इंडिया ने डिसाइड किया था खुद के लिए कि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएगा, वो किसी भी चीज से इंटिमिडिएट नहीं होगा। सो अगर हम अपनी बात करें कंट्री की तो हम 1/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है और इंडिया के पास राइट है कि वो खुद का साइड और वेट खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से ले, और इंडिया ने वैसा ही किया। ये सर्टेनली बेसिक टेनेट है इंटरनेशनल रिलेशन का कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर, और इंडिया ने भी वैसा ही किया कि अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की कोशिश की। अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में चले तो दैट इज रियलिस्टिक डिप्लोमेसी। इंडिया का सेल्फ कॉन्फिडेंट की वजह से इंडिया के पास नई वॉइस है ग्लोबल उसमें, राइट। इंडिया खुद को डोमेस्टिक रियलिटीज में रूट इन करता है, राइट। अगर हम देखें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने रिमार्क दिया था राइज इन अ डायलॉग में कि ये बहुत बेहतर है कि हम एंगेज करें वर्ल्ड के साथ ऑन द बेसिस ऑफ हु वी आर, रेदर देन हम ये कोशिश करें कि मतलब कि वर्ल्ड को प्लीज करने की कोशिश करें। और इंडिया काफी कॉन्फिडेंट है अपनी आइडेंटिटी और प्रायोरिटीज को लेके और वर्ल्ड लाइक के साथ इंडिया खुद के टर्म्स पे एंगेज करेगा, राइट। सेकेंड चीज जो है मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर टू इट्स एडवांटेज। देखो फ्रॉम बीइंग द ओनली ग्लोबल पावर टू चैलेंज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि हमने 2014 से रिस्पॉन्ड किया है चाइना के मिलिट्री एग्रेशन को विद अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पुशबैक के साथ। दूसरी तरफ हम यूएस के साथ काम कर रहे हैं और फॉर्मल अलायंसेस बना रहे हैं, वेस्ट के साथ एंगेज करके बिल्ड कर रहे हैं डोमेस्टिक कैपेसिटीज। इंडिया काफी प्रैग्मेटिक रहा है और इंडिया चाहता है अपनी बैलेंस ऑफ पावर को अच्छे से यूज करना। नेक्स्ट इज ग्रोइंग इकोनॉमिक टाइज। देखो इंडिया का इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, राइट, और काफी ऑब्जर्वेंट भी बना है इंडिया मार्केट के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लेके, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल को लेके, पोटेंशियल रेसिपिएंट्स को लेके और फिर एक्सपैंडिंग फॉरेन एड। मल्टी अलाइंड अप्रोच, अगर हम देखें इंडिया क्वाड का मेंबर है, क्वाड से लेके ब्रिक तक लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेंबरशिप है जो इंडिया होल्ड करता है, और इसको ओल्ड स्टाइल मेंटरिंग भी कहा जाता है कि इंडिया जो है इंक्रीज कर रहा है खुद को और खुद की प्रायोरिटीज को प्रमोट कर रहा है मच मोर डायरेक्ट वे में, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या मॉरल एस्पेक्ट है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेके, सबसे पहले पंचशील एंड नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं। कुछ पंचशील प्रिंसिपल थे। इंडिपेंडेंस जब गेन की ना इंडिया ने 1947 में, तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रमोट किया पंचशील या फिर हम कहें 5 प्रिंसिपल ऑफ
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और ये प्रिंसिपल में म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेके, नॉन एग्रेशन था, नॉन इंटरफेरेंस था इंटरनल अफेयर्स में, राइट, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये प्रिंसिपल ले डाउन करते हैं फाउंडेशन फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, राइट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें, देखो कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने चूज किया कि वो किसी भी कंट्री के साथ, ना ही तो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, ना ही तो ईस्टर्न ब्लॉक में से किसी के साथ अलाइन करेगा, और जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसका एम था कि वो प्रिजर्व करे इंडिया की इंडिपेंडेंस, फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन में फोकस करे पीस पे, एंटी कॉलिशन पे, और कॉपरेट करे दूसरे नेशंस के साथ। नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सेफ गार्ड करना इंडिया की सोवरेनिटी को, मिलिट्री अलायंसेस को अवॉइड करना, प्रमोट करना ग्लोबल डिसआर्मामेंट, फोस्टर करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और ये जो अप्रोच है वो अलाउ करती है इंडिया को प्ले करने के लिए कि वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सके ग्लोबल डिप्लोमेसी में, बिना बीइंग ड्रोन इनटू सुपर पावर राइवलरी, राइट। नेक्स्ट इंडिया की जो अप्रोच है दैट इज वासुदेवा कुटुंबकम, कि वर्ल्ड एक फैमिली है, और ये बेस्ड है किसका, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे वर्ड्स में इंडिया एंटायर वर्ल्ड को एक सिंगल लार्ज ग्लोबल फैमिली देखती है, जो जिसमें सब हारमनी से रहें, एक साथ मिलकर ग्रो करें और ट्रस्ट बिल्ड करें, प्रोएक्टिव रहे और इम्पार्शियल असिस्टेंस मिले। इंडिया देखो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में हेजिटेंट नहीं होता है, और जहाँ पे भी उसकी पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है इंडिया वहाँ पे इंटरवीन करता है, और ये प्रोएक्टिवली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया, कैपेसिटी बिल्डिंग करके, इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करके, राइट। ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इंडिया ने ग्लोबल डिबेट एंड ग्लोबल कॉन्सेंसस को कहीं ना कहीं एडवोकेट किया है ऑन द इश्यूज ऑफ ग्लोबल डायमेंशन, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड रिजाइम आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, टेररिज्म आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गया, ग्लोबल गवर्नेंस आ गया, हेल्थ हेजार्ड आ गया। अगर हम वैक्सीन डिप्लोमेसी इनिशिएटिव की बात करें, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 60 मिलियन डोजेस, जिसमें से हाफ जो है वो कमर्शियल टर्म्स पे है और 10 मिलियन ग्रांट के टर्म्स पे है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, शिफ्ट हुआ है इंडिया का टुवर्ड्स इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी। लास्ट फ्यू डिकेड्स में क्या देखा गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फोकस कर रही है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे, और ये शिफ्ट रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का इन एनहांसिंग इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंडिया ने परस्यू किया है ग्लोबल इंटीग्रेशन थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल मार्केट। जो लिबरलाइजेशन हुई ना इंडिया की इकोनॉमी की 1990s में, उसने एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट मार्क किया, ओपन की अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एनहांस के ट्रेड रिलेशन। नेक्स्ट, बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है ना बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में, जैसे फ्री एंड ट्रेड एग्रीमेंट, मेंबरशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन में WTO, उससे बूस्ट हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये एग्रीमेंट फैसिलिटेट करते हैं एक्सेस टू न्यू मार्केट और इकोनॉमिक स्ट्रेंथन करते हैं इकोनॉमिक टाइज को विद की पार्टनर्स, राइट। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली खुद को नर्चर किया है पार्टनर्स के साथ विद मेजर पावर्स, रीजनल नेबर्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल कौन सा है, इंडो यूएस पार्टनरशिप, जिसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी एम्फसाइज करती है इंडिया की कमिटमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी एंड कॉपरेशन, और ये प्रायोरिटाइज करके इंडिया एम कर रही है कि वो एक सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस साउथ एशिया बनाए। इनिशिएटिव जैसे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, एंड बिम्स्टेक विच इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये एग्जाम्प्लीफाई करते हैं इस अप्रोच को, राइट। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद नेबर, इंडिया ने फोकस किया है अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए विद नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और ये एफर्ट इंक्लूड करते हैं एनहांसिंग कनेक्टिविटी, ट्रेड, सिक्योरिटी कॉपरेशन, फोस्टरिंग अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रीजनल एनवायरनमेंट, राइट। अगर हम देखें बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार, राइट। और सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क के मेंबर्स जो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, राइट। नेक्स्ट, ग्लोबल चैलेंजेस क्या है, देखो एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस में अगर हम बात करें, इंडिया काफी प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने में, जिसमें क्लाइमेट चेंज आ गया, टेररिज्म आ गया, हेल्थ केयर आ गया, और एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर इंडिया एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल डिस्कशन एंड सॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एक्टिव है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे ये एडवोकेट करता है फॉर रिफॉर्म्स टू मेक दीज इंस्टीट्यूशन मोर रिप्रेजेंटेटिव, और इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट रहा है मल्टीलेटरलिज्म का, वो एम्फसाइज करता है कॉपरेशन को ओवर यूनिलेटरल एक्शंस, राइट।
नेक्स्ट इशू जो है रशिया यूक्रेन वॉर, ये कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशू है जहाँ पे कंट्रीज लाइक इंडिया खुद को डिफिकल्ट पोजीशन में पा रही है कि क्या करे, पॉलिटिक्स को चूज करे या मॉरल एम्पेरेटिव को। रशिया ट्रेड पार्टनर है, लैवरेज है यूरोशियन रीच में। बाय गोइंग डायरेक्टली अगेंस्ट रशिया, इंडिया खुद के इंटरेस्ट को जियोपार्डाइज कर लेगा। और रियलिस्टिक में प्रूडेंस डिमांड इंडिया सिंप्लीफाई नहीं कर सकता टू अंडरटेक अ मॉरलिस्ट स्टैंड पॉइंट किसमें, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में। इंटरनल चैलेंजेस हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंडिया का सॉफ्ट पावर एसर्ट सेंस करता है जब वो सपोर्ट किए जाते हैं बाय इट्स हार्ड पावर। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे ना हमारे इंडिया के, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने रेपिटेडली कहा है कि इंडिया एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है वर्ल्ड स्टेज में जब वो स्ट्रांगली इंटरनली और एक्सटर्नली हो। रिफ्यूजी क्राइसिस, 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन, 1967 के प्रोटोकॉल, ठीक है, इंडिया अभी भी लार्जेस्ट रेसिपेंट है रिफ्यूजीज का वर्ल्ड में। चैलेंजेस क्या है, बैलेंस करना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल इंटरेस्ट को, राइट। लीडरशिप इन इनिशिएटिव की बात करें, इंडिया ने लीडरशिप रोल्स लिए हैं इन जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी को। एडिशनली इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है यूएन में, यूएन के पीस कीपिंग मिशन में, वो हाईलाइट करता है उसकी कमिटमेंट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। अडेप्टिंग टू चेंज में क्या आएगा, इंडिया को एक्ट ईस्ट एंड लिंक वेस्ट पॉलिसीज को इंक्लूड करने की जरूरत है। इंडिया फोकस कर रहा है स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया, और जहाँ पे लिंक वेस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, वो डीपन करिए रिलेशन विद मिडल ईस्ट एंड वेस्टर्न नेशन। ये पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करती हैं कि इंडिया के खुद की पोजीशन को रिकॉग्नाइज करके रैपिडली चेंज हो रहा है ग्लोबल लैंडस्केप के साथ। एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन इन द मिडल ईस्ट, अगर हम देखें इंडिया की जो एंगेजमेंट है ना साउथ ईस्ट एशिया के साथ, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है। रीजनल फोरम्स लाइक ASEAN, while in relation with Middle East countries are crucial for energy security और वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की अगर हम बात करें, इंडिया अंडरस्टैंड करता है इंटरकनेक्टेडनेस को ऑफ ग्लोबल इशू, एंड इंडिया जो है कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी की नीड को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। ये अप्रोच इंश्योर करती है इंडिया की वॉइस सुनी जाए इन शेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस। एशियान के मेंबर्स अगर आप देखो, दैट इज ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, म्यांमार, लाओस, राइट। कंक्लूजन की बात करें, देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है नॉन अलाइन से लेके प्रो एक्टिव एंड एंगेज अप्रोच अपनाई है इंडिया ने। इंडिया कमिट करती है खुद को पीस एंड कॉपरेशन की तरफ। इंडिया एक एक्ट कर सकती है बिल्डिंग ब्रिज की तरह बिटवीन वेस्टर्न पावर्स एंड रशियन ईस्टर्न पावर्स के बीच में, हम कह सकते हैं। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.